Hello students, welcome to our YouTube channel of JK Shah classes, where we will be discussing the entire revision for Inter CA Financial Management paper. The first chapter that I want to take up straight away is ratio analysis. चालू करते हैं. So ratio analysis के अंदर क्या क्या है, let's discuss. So first of all, there are balance sheet ratios. Okay. Now balance sheet ratios में क्या क्या आता है. By the way, ratios क्या है सबको पता होगा. What are ratios? Ratios are basically relationships between two variables within a company's balance sheet और P&L, जिससे कंपनी के बारे में ज़्यादा पता चलता है. जैसे मैं डायरेक्टली बैलेंस शीट या डायरेक्टली P&L दिखाऊंगा तो कुछ समझ में ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन जब मैं उस बैलेंस शीट या P&L के दो वेरिएबल्स को जोड़ के एक रिलेशनशिप, एक रेशियो बनाता हूँ, तो कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ समझ में आता है. सो द फर्स्ट सेट ऑफ रेशियोज जो अपने को डिस्कस करना है या रिवाइज करना है वो है बैलेंस शीट रेशियोज. ना बैलेंस शीट रेशियोज की खासियत क्या है. सबसे पहले न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ will be closing balance sheet figures. Okay, ये रूल नंबर 1. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्लोजिंग बैलेंस शीट रहेगा. एवरेज या ओपनिंग ये सब लेना नहीं, क्लोजिंग पे ही खत्म करना है. ठीक है. दूसरा, ऑल बैलेंस शीट रेशियोज आर टू बी एक्सप्रेस्ड एज x:1. x:1 मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 3:1, 0.4:1 ऐसा रहेगा. इट विल नॉट बी परसेंटेज. 30%, 40% ऐसा आंसर नहीं आएगा. ठीक है. चलो, तो ये था अबाउट बैलेंस शीट रेशियोज का जनरल गाइडलाइंस. नाउ लेट्स स्टार्ट क्विकली डिस्कसिंग द रेशियोज. द फर्स्ट रेशियो इज करंट रेशियो. इसका फॉर्मूला आपको पता होगा. करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है. करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. ठीक है. करंट एसेट्स में क्या क्या आता है. स्टॉक, कैश बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस. करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड ऑल दिस. ओके. तो करंट रेशियो क्या दिखाता है. करंट रेशियो बताता है फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ करंट लाइबिलिटी दैट आई हैव टू पे, मेरे पास कितना करंट एसेट्स पड़ा है. नेक्स्ट है लिक्विड रेशियो. लिक्विड रेशियो का एक और नाम है क्विक रेशियो, और ये क्विक रेशियो का एक और नाम है एसिड टेस्ट रेशियो. ये रेशियो बोलता है करंट एसेट्स में से स्टॉक निकालो, प्रीपेड एक्सपेंस निकालो एंड द होल डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी. क्योंकि ये रेशियो बोलता है कि स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस ये दोनों इलिक्विड है, ये दोनों करंट लायबिलिटीज़ को भरने में कोई काम नहीं आएंगे, हेंस उसको हटा दो और सिर्फ बचा हुआ करंट एसेट्स लो. एक और चीज़ यू शुड नो, वन मोर थिंग, दैट ये जो न्यूमरेटर है इसको लिक्विड एसेट्स या तो क्विक एसेट्स भी कहते हैं. Next we go to the third ratio, which is absolute liquid ratio. ठीक है. Absolute liquid ratio, which is also called as the cash ratio. ये रेशियो बोलता है कैश बैंक प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, द होल डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. तो अगर आप देखोगे ये तीसरा रेशियो भी वही बता रहा है कि करंट लायबिलिटी भरने के लिए आपके पास कितना करंट एसेट्स है, लेकिन अभी करंट एसेट्स में सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश बैंक एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये हो गया एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो. फोर्थ रेशियो का नाम देख के समझ जाएगा आपको, स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो. ना स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल, वेयर वर्किंग कैपिटल इज ऑफ कोर्स CA माइनस CL. तो ये रेशियो क्या दिखाता है. ये रेशियो बताता है कि मेरा जो वर्किंग कैपिटल है, या मैं आपको कहूँ मेरा जो नेट करंट एसेट्स है, उसका कितना प्रोपोर्शन स्टॉक है. जितना ज़्यादा रहेगा उतना कंपनी में प्रॉब्लम चल रहा है. स्टॉक का प्रोपोर्शन कम होना चाहिए, बिकॉज स्टॉक एक इलिक्विड एसेट है. जितना स्टॉक का प्रोपोर्शन ज़्यादा रहेगा उतना कंपनी का हेल्थ ख़राब है, माल बन रहा है लेकिन बिक नहीं रहा है. ठीक है. फिफ्थ, नाउ कम्स द लॉन्ग टर्म रेशियोज. अगर आप देखोगे ये जो पहले चार है, these are short term ratios, in a sense न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों करंट लायबिलिटीज एंड करंट एसेट्स में ही घूम रहा है. अब लॉन्ग टर्म में जा रहे. सो द नेक्स्ट रेशियो दैट कम्स अप इज डेट इक्विटी रेशियो. ओके. डेट इक्विटी रेशियो. डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है. बोरोड फंड्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर
होल्डर्स फंड्स, ठीक है। नाउ बोरोड फंड्स जो है वो क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। इसका मतलब इसके न्यूमरेटर में आपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ अवॉइड करना है, करंट लायबिलिटीज़ लेना नहीं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ लेना। एंड ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स करके बोल रहे हैं वो क्या है, वो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स। तो आपका बैलेंस शीट रहेगा, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड यहाँ पे जो रहता है ना लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, नॉट रिटर्न ऑफ पीएनएल, डेबिट बैलेंस, वो सारा चीज़ माइनस करके इसे कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स, जो बेसिकली आपके डेट इक्विटी रेशियो के डिनोमिनेटर में आएगा। एक और बात, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स को ICAI नेट वर्थ भी कहता है, ठीक है, नेट वर्थ। सो नेट वर्थ एंड ESHF आर सेम, बट इट इज़ नॉट ESC अलोन, इट इज़ ESC, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस लॉसेस। एक और बात, डेट इक्विटी के डिनोमिनेटर में अगर आपने देखा होगा हमने ये लिया है, इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं लिया है, नहीं लेना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर इन डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट, बाय द वे बिफोर आई गो एड, ये रेशियो क्या दिखाता है, वो बताता है कि देखो हमने जो बाहर वालों से पैसा लिया है, जिनको फिक्स्ड इंटरेस्ट भरना है, कहने से वो हमको रिस्क कॉज करते हैं, फाइनेंशियल रिस्क कॉज करते हैं, क्योंकि उनको फिक्स्ड कमिटमेंट है पैसा भरने का, इंटरेस्ट का, और इनको कहने से कोई फिक्स नहीं है। सो डू यू रियलाइज ये रेशियो जितना ज़्यादा रहेगा, 3:1, 4:1, इसका क्या मतलब है, 1 रुपया जो उनसे लिया है जिनको कोई फिक्स कमिटमेंट नहीं दिया है, और सामने है 4 रुपया जहाँ पे हमने फिक्स कमिटमेंट दिया है, ये रेशियो जितना ज़्यादा रहेगा उतना हमारे लिए फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा रहेगा, बिकॉज हमको फिक्स कमिटमेंट ज़्यादा भरना पड़ रहा है, राइट। दैट इज डेट इक्विटी रेशियो। हायर डेट इक्विटी रेशियो इंडिकेट्स हाई फाइनेंशियल रिस्क इन अ कंपनी। पॉइंट नंबर 6, कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला है वही जो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला था, वही है, बोरोड फंड्स अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स। न्यूमरेटर में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आता है। आप थोड़ा सोचेंगे तो आपको समझेगा कि जैसे डेट आपको फाइनेंशियल रिस्क कॉज करता है, वैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आपको फाइनेंशियल रिस्क कॉज करता है, क्योंकि वो भी आपसे फिक्स्ड मांगता है, करेक्ट, फिक्स्ड रिटर्न मांगता है। सो ये जो फाइनेंशियल रिस्क होता है ना, दिस फाइनेंशियल रिस्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज गियरिंग, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज, फाइनेंशियल रिस्क, गियरिंग, ये सब सेम ही है। दे आर कॉज्ड बाय डेट एंड प्रेफरेंस, क्योंकि वो हमसे फिक्स्ड इंटरेस्ट या फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड मांगते हैं। नेक्स्ट जाते हैं 7th रेशियो, जिसका नाम है प्रोप्राइटरी रेशियो। ओके, प्रोप्राइटरी रेशियो। नाउ प्रोप्राइटरी रेशियो में क्या आता है, प्रोप्राइटर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। ओके, नाउ व्हाट आर प्रोप्राइटर्स फंड्स। आपका जो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स था ना ऊपर, उसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी जोड़ दो तो उसको कहते हैं प्रोप्राइटर्स फंड्स। एंड टोटल एसेट्स में क्या क्या आएगा, वही आपका फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स, और कुछ नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स रहेगा तो वो भी ऐड हो जाएगा, नहीं तो जनरली तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स क्वेश्चन में आता ही नहीं है, FA और CA ही रहता है, उनको ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा टोटल एसेट्स। ऑल डन। सो याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो बैलेंस शीट का एसेट साइड है ना, उसका टोटल जो है ना, वही टोटल एसेट्स होता है, लेकिन मैंने फिर भी स्पेसिफिकली लिख के दिया है FA प्लस CA प्लस LTI, क्योंकि अगर यहाँ पे लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स हुआ तो स्टूडेंट्स वो नहीं लेना है टोटल एसेट्स में, बिकॉज वो फिक्टिशियस एसेट है, वो आपके शेयर होल्डर्स फंड्स में माइनस होएगा। आपको सिर्फ ये जो प्रॉपर वाला FA, CA एंड LTI वाला एसेट्स है ना, वही टोटल एसेट्स में लेना है, ठीक है। सो दिस वॉज एज फार एज प्रोप्राइटरी रेशियो इज कंसर्न। नाउ वी हैव कंप्लीटेड 7 रेशियोज, ठीक है, करंट, लिक्विड एंड सो ऑन, राइट अप टिल 7th प्रोप्राइटरी रेशियो। ये जो प्रोप्राइटरी रेशियो ये क्या दिखाता है, प्रोप्राइटरी रेशियो दिखाता है दैट फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ एसेट दैट यू हैव बॉट, प्रोप्राइटर्स फंड्स कितना है, कितना है मतलब कितने रुपीस का प्रोप्राइटर्स फंड्स का फंडिंग हुआ है। 1 रुपए के एसेट्स में 0.9 प्रोप्राइटर्स फंड्स के पैसे से खरीदा हुआ है, तो मतलब 0.1 जो बचा हुआ है वो बाहर वाले के बोरोड फंड से लिया रहेगा। सो डू यू ऑल अंडरस्टैंड, प्रोप्राइटरी रेशियो जितना 1:1 के नज़दीक रहेगा
उतना कहने से कंपनी सेफ है, फाइनेंशियल रिस्क कम है, डेट नहीं है। एवरीवन क्लियर? जितना ये 1:1 से नीचे जाएगा 0.7, 0.5, 0.3, उतना कंपनी में रिस्क बढ़ेगा, बिकॉज दैट मीन्स बाहर वाले का पैसा ज़्यादा है, अंदर वाले का कम है। तो ये थे आपके प्रोप्राइटरी रेशियो और ये आपके थे सारे के सारे बैलेंस शीट रेशियोज। अब हम लोग क्विकली बैलेंस शीट रेशियो के ऊपर एक सम कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स पिक अप क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स सी व्हाट दे आर आस्किंग. The following is the balance sheet of this company and other information from which you are required to calculate the following ratios. Now in this, can you see current ratio, liquid ratio, stock to working capital, capital gearing, all these ratios are balance sheet ratios. Stock turnover and debtors turnover ratio we will discuss later in the video. Okay. So now if you can see the balance sheet, this is preference share capital, this is equity share capital. These are reserves and surplus, these are borrowed funds, and these are current liabilities. These are fixed assets and these are current assets. Okay, so let's start one by one. First is current ratio. So I'll write here question number 1, point number A, current ratio. What is the formula? CA divided by CL. Now if you see, the current assets here will be 2 lakh plus 3 lakh 80 plus 3 lakh 60 plus 60. 10 lakh are current assets, and current liabilities, if you see, will be 320 plus 80, that is 4 lakh. So I'll write 4 lakh here, and this comes to 2.5:1. Point number B, the next ratio that they are asking you is liquid ratio. So I'll write here liquid ratio. Formula is CA minus stock minus prepaid expenses, the whole upon current liabilities. CA is 10 lakh. Now in that, stock and prepaid expenses are 380 and 60. So I am writing here 3 lakh 80 and 60, the whole divided by current liabilities of rupees 4 lakh. And this I will take calci minus 380 minus 60 divided by 4 lakh, and this comes to 1.4:1. Point number C, they are asking you is stock to working capital ratio. Stock to working capital ratio, of course, is stock upon working capital. Stock, as you know, just now we saw 3,80,000. Working capital will be current assets minus current liabilities. So this will be 3,80,000 divided by 6 lakh, and that comes to 0.63:1. And the fourth point that they are asking you is capital gearing ratio. So capital gearing ratio, if you remember, is borrowed funds plus preference share capital, the whole upon equity shareholders funds. Now borrowed funds plus preference share capital will be 1,60,000 plus 3 lakh. So I'll write here 1,60,000 plus 3 lakh, the whole divided by equity shareholders funds. Equity shareholders funds will be equity share capital plus reserves. So this is 6,40,000 plus 60,000 plus 2 lakh plus 20,000. That is 9,20,000. There are no losses on the asset side, so this will be 9,20,000. So 4,20,000, or I might say 4,60,000 plus 9,20,000, that comes to 0.5:1. Correct, right? 1,60,000 plus 3 lakh. I'm sorry, that is 4,60,000. 4,60,000 divided by 9,20,000. Correct. That is 0.5:1. So with that, students, we complete the discussion to this question, where we discussed few balance sheet ratios. Okay, now we will move on to the second segment of this entire chapter. The first segment was all about balance sheet ratios. Now we will go on to the second segment, which is P&L ratios. Okay, however, to understand P&L ratios, we have to first understand a vertical P&L format. Okay, we need to study how a vertical P&L is made. It's a simplified version. It is not something very complicated as per Companies Act and all. No, a very simple version of P&L vertical we need to study. In a vertical P&L format, we'll make 3 columns: particulars, calculation, and amount. Okay, particulars, calculation, and amount.
we start with sales, okay, minus cost of goods sold. This will give you gross profit. This is like the vertical trading account. Then we'll now start subtracting the P&L expenses, which are operating expenses. Within operating expenses, there are two expenses: admin and selling and distribution. Okay, so once you subtract operating expenses, what you get will be called as the net operating profit. Okay, net operating profit, very important profit. This is NOP. Now within this NOP, now once you have got the NOP, as I might say, you will add the non-operating incomes and you will subtract the non-operating expenses. Okay, and then what you get will be termed as earnings before interest and tax. Now, for all practical purposes, I might tell you this NOI and NOE, these two items are hardly asked in the exam. So if they are not asked, can I say NOP and EBIT are same only? Everyone, point number one clear, NOP, EBIT are same because these two are not asked only. Secondly, I might want to tell you that in the latest mock test paper of ICAI, that is, I might tell you, of May 24, they came out with a question on ratio analysis in which they have used this format, okay, where NOP and EBIT are different and the non-operating incomes and non-operating expenses are placed between them. Okay, so we will follow that format. So EBIT, otherwise if you see the module of ICAI, they have said operating profit and EBIT are same, is what they have told in module. But they are same assuming there are no non-operations. If there are non-operating items, then place them like this. Okay. Once you get EBIT, you know what to do. Minus interest will give you EBT, minus tax, which will be a percentage of EBT, you will get NPAT. Now you should all know that NPAT that you have got is the net profit that you know in the profit and loss account. From this net profit, the first money we will give to preference shareholders in the form of preference dividend, and then whatever is left we will call it as net profit for equity shareholders, which when we divide by number of equity shares, what we will get is earnings per share. Okay, so this is your vertical P&L format. I hope everyone knows about this format. The upper part here reflects all your operations and business, and the lower part here reflects your financing as to from where you have raised money and all, because on the basis of how you have raised money, you will pay interest, you will pay preference dividend, number of shares, etc. will depend on financing. And COGS, operating expense, sales, these are all your operations. Okay, these are two clear-cut bifurcations. So these are your P&L, this is your P&L format. Now that you have understood your P&L format, अब हम लोग जाते हैं towards P&L ratios. तो अभी P&L ratios तो सबसे सिंपल है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ P&L ratios. Now P&L ratios की दो तीन important चीज़ें हैं. All ratios are in the format of X upon sales into 100. ठीक है. दूसरी बात, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों P&L से आएंगे. तीसरी बात, सारे रेशियोज एज अ परसेंटेज एक्सप्रेस करना है. नाउ अगर सारे रेशियोज ये फॉर्मेट में है तो ऑफकोर्स परसेंटेज ही रहेंगे. अब ये एक्स अपॉन सेल्स इंटू 100 का मतलब क्या है? मतलब अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पूछा है तो इट इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100. अगर COGS रेशियो पूछा है तो इट इज COGS अपॉन सेल्स इंटू 100 एंड सो ऑन. नाम देख के रेशियो बन जाएगा आपका. ठीक है. सो इसमें कौन से रेशियो से देखते हैं हम लोग. एक है पहला, सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं. क्या रहेगा फॉर्मूला इसका? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100. दूसरा रेशियो है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, जिसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं, विच विल बी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100. तीसरा है नेट प्रॉफिट रेशियो, जिसको हम लोग नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं, and that will be net profit after tax upon sales into 100. तो ये जो तीन रेशियो आप देख रहे हो, इनको मार्जिन्स भी कहा जाता है. मार्जिन्स इन अ सेंस बेसिकली दे आर ट्राइंग टू टेल यू दैट सेल्स में से कितना परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन बचता है,
कितना परसेंटेज एनओपी मार्जिन बचता है। फॉर एग्जांपल अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपका 60% है, मतलब 100 रुपीज़ का सेल्स में 60 रुपीज़ इज ग्रॉस प्रॉफिट। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लेट से 40% है, इसका मतलब 100 के सेल्स में 40% ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और नेट प्रॉफिट रेशियो लेट से 21% है, मतलब सेल्स में से 21% आपका फाइनल नेट प्रॉफिट बचता है। ठीक है, अब आते हैं इसमें और 4 है। सो आई राइट फोर्थ, COGS रेशियो क्या रहेगा फॉर्मूला, COGS अपॉन सेल्स इंटू 100। क्या दिखा रहा है ये रेशियो कि आउट ऑफ सेल्स कितना परसेंटेज मैन्युफैक्चरिंग में खर्चा हुआ। अभी ये मार्जिन्स नहीं है, ये मेरे एक्सपेंडिचर एक्टिविटी रेशियोज हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो ऑफ कोर्स विल बी ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन सेल्स इंटू 100। सेल्स का कितना परसेंटेज ऑपरेटिंग एक्सपेंस में गया। फिर एक रेशियो है जो थोड़ा सा नाम देख के आपको समझेगा नहीं, ऑपरेटिंग रेशियो, और उसका फॉर्मूला है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन सेल्स इंटू 100। ये रेशियो बता रहा है समेशन ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा। ये रेशियो बता रहा है कि ओवरऑल ऑपरेशंस में मेरा कितना खर्चा हुआ है, ऑपरेटिंग रेशियो। और 7वां है एडमिन एक्सपेंस रेशियो। अभी एडमिन एक्सपेंस रेशियो सबसे सिंपल रहेगा। एडमिन एक्सपेंस रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा, एडमिन एक्सपेंस रेशियो विल बी एडमिन एक्सपेंस अपॉन सेल्स इंटू 100। और उसके साथ एक और डाल देता हूँ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस रेशियो, विच ऑफ कोर्स विल बी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस अपॉन सेल्स इंटू 100। तो ये दोनों रेशियो क्या दिखा रहे हैं, ये बता रहे कि ऑफिस एडमिन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिविजुअली कितना परसेंट खर्चा हुआ है आउट ऑफ माई सेल्स। सो दीज आर योर सिंपल P&L रेशियोज। नाम देख के आपको समझ में आ जाएगा। लेट अस डू वन क्वेश्चन ऑन द सेम। Okay students, let's now do question number 2. X company has made plans for the next year. It is estimated that company will employ total assets of 8 lakhs. इसका मतलब ये उसका बैलेंस शीट है ना, 8 लाख के एसेट्स है, 8 लाख के लाइबिलिटीज़ है। 50% ऑफ एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय बोरोड फंड्स। तो कहने से बोरोड फंड्स 4 लाख रुपए का होगा ना, 50% ऑफ 8 लैक्स। करेक्ट, 4 लाख का बोरोड फंड्स है, इसका मतलब जो ओनर्स फंड्स है या इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स है वो हो गया 4 लाख बचा हुआ। और ये जो बोरोड फंड्स है इसका इंटरेस्ट कॉस्ट है 8%। ओके, दिस इज 8% बोरोइंग। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब COGS इज एस्टिमेटेड एट 4,80,000 and operating expenses are estimated at 80,000. Goods will be sold to customers at 150% of the direct costs. Tax rate is assumed to be 50%. ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। अब ये देखो नेट प्रॉफिट रेशियो सब मांग रहे हैं, लेकिन उसके पहले हमने को वर्टिकल P&L बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वर्टिकल P&L बनाता हूँ। सो आई राइट हियर क्वेश्चन नंबर 2 एंड आई विल गिव हेडिंग वर्टिकल P&L. Okay, in vertical P&L I'll write particulars, calculation and amount. So there is sales minus COGS will give gross profit. ठीक है, minus operating expenses will give net operating profit slash EBIT. Why am I doing slash EBIT? Because I hope you realize there are no non-operating items there. ठीक है, तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स नहीं रहेगा तो दोनों सेम हो जाएंगे। माइनस इंटरेस्ट विल गिव यू EBT एंड माइनस टैक्स विल गिव यू NPAT. ठीक है, प्रेफरेंशियल कैपिटल कुछ है नहीं तो यही NPAT है, यही नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड सो ऑन। नंबर ऑफ शेयर्स दिया नहीं है तो वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड EPS. चलो इन्फॉर्मेशन लेट्स स्टार्ट प्लेसिंग देम। सबसे पहले इंटरेस्ट इज 8% ऑफ, कैन आई से 4 लाख, 4 लाख का 8% इंटरेस्ट। सो आई विल राइट हियर इन इंटरेस्ट 8 लाख का टोटल एसेट्स है, उसका 50% डेट है, उसका 8% do you realize will be the interest. So this is 4 lakh into 8%, 32,000 rupees का interest. Next, direct costs for the year are 4,80,000. ये हो गया COGS, 4,80,000. Next,
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर 80,000, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 80,000. नेक्स्ट, गुड्स विल बी सोल्ड एट 150% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट का 150% इज द सेल्स. सो 4,80,000 इंटू 150% करो या तो 50% ऐड करो, you will get 7,20,000 as sales, 2,40,000 as gross profit, 1,60,000 as EBIT, 1,28,000 as interest, correct? 1,60,000 I'll confirm once, minus 32, yeah, 1,28,000. टैक्स का रेट दिया हुआ है 50%, ओके, 50% का टैक्स रेट. तो 128 का 50%, 64,000 विल बी टैक्स एंड 64,000 विल बी इनपेड. एक बार ये आ गया, उसके बाद क्या पूछ रहे हो लोग? दे आर आस्किंग यू नेट प्रॉफिट मार्जिन, दैट इज नेट प्रॉफिट रेशियो. सो कैन आई से नेट प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट मार्जिन विल बी, एज आई टोल्ड यू, एनपैट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100. तो ये हो जाएगा 64,000 डिवाइडेड बाय सेल्स आपका है 7,20,000 इंटू 100. So this is 64 divided by 720 and this comes to 8.89%. ये हो गया net profit ratio. फिर return on assets, asset turnover, return on equity we will deal later. Next आता है operating profit margin. Operating profit margin याद है आपको? Net operating profit ratio है ना? So मैं यहाँ लिख रहा हूँ point number 5. Operating profit margin will be net operating profit upon sales इंटू 100 है ना. ये डिस्कस किया हुआ है हम लोग ने. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये वाला, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, NOP बाई सेल्स इंटू 100. सो NOP इज हाउ मच? 1,60,000, करेक्ट. नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 1,60,000 एंड सेल्स आर 7,20,000. तो ये डिवाइडेड बाय 7,20,000 इंटू 100. सो इफ आई डू 160 डिवाइडेड बाय 72, this comes to 22.22%. So with that students, we complete the discussion to operating profit margin and question 2. Question 1 and question 2 दोनों के अंदर दो 3 पॉइंट बाकी है. We will tackle it, don't worry, ठीक है. So with that we finish the discussion to P&L ratios. तो आपके दो सेगमेंट हो गए, एक बैलेंस शीट सेगमेंट हो गया, एक P&L हो गया. अब जो थर्ड वाला है ना, वो थर्ड वाले को हम लोग नाम देंगे रिटर्न रेशियोज, ठीक है. रिटर्न रेशियोज. अब ये रिटर्न रेशियोज मतलब आपने सुना होगा ना, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो सारे रेशियोज हैं. इसकी खास बातें ऐसी है, न्यूमरेटर आएगा P&L से, डिनोमिनेटर आएगा बैलेंस शीट से. दूसरा, सारे रेशियोज परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस करने. तीसरा, सारे रेशियोज का फॉर्मेट होगा प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100. एंड चौथी बात यह है कि डिनोमिनेटर में एवरेज करना है, विच विल बी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 इफ ओपनिंग डेटा गिवन, एल्स क्लोजिंग पे खत्म करना है. ओके. अब ये क्या है ना, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ थ्रू द रेशियोज. तो रिटर्न रेशियोज का ना मैंने एक टेबल बनाया है. आई जस्ट शेयर द टेबल विथ यू एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू थ्रू दैट. सो हियर यू कैन सी स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने वो टेबल रख दिया है. टोटल 5 रेशियो है, एक्चुअली 4 ही है, देख लो. पहला रेशियो है रिटर्न ऑन इक्विटी. रिटर्न ऑन इक्विटी इज बेसिकली नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स इंटू 100. उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक ऐसा है, रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या है? ये रेशियो निकाला जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए. दो चीज़ पूछनी है, आपने कितना इन्वेस्ट किया और आपने कितना प्रॉफिट कमाया. उसका जो रेशियो है ना, वो ROE है, ख़त्म बात. इट्स अ फॉर्मूला, इट्स अ परसेंटेज. परसेंटेज कैन आई से विल बी प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100. नेक्स्ट जाता है रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड्स. प्रोप्राइटर्स में कैन आई से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी, मतलब प्रेफरेंस एंड इक्विटी दोनों के लिए ये रेशियो है. तो तुमने दोनों ने मिलके कितना दिया और तुमने दोनों ने मिलके कितना प्रॉफिट कमाया. नाउ आई होप यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट जब भी रिटर्न ऑन इक्विटी का बात कर रहे हैं तभी प्रॉफिट में हम नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स लेंगे, लेकिन जब हम रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स का बात कर रहे हैं तभी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्यों ले रहे हैं हम लोग?
Why are we not taking net profit for equity shareholders? Because net profit for equity shareholders is only for equity shareholders ना. I want a formula which is for both equity and preference. ऐसा कौन सा प्रॉफिट है मेरे P&L में जो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों के लिए है? तो दैट प्रॉफिट कहना इज एनपैट ना, बिकॉज एनपैट में से पीडी जाएगा और बचा हुआ शेयर होल्डर्स को जाएगा. हेंस दिस इज रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड्स. फिर आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है इक्विटी, प्रेफरेंस, बोरोड फंड्स तीनों का रिटर्न कंबाइंड. तो तीनों को पूछेंगे भाई आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, आपने कितना प्रॉफिट कमाया. डू यू रियलाइज तीनों ने मिलके, तीनों के लिए कंपनी ने ईबीआईटी कमाया था. उसी से बांटेंगे ना अभी इंटरेस्ट ये वो. तो ईबीआईटी तीनों के लिए कमाया है और तीनों ने जो पैसा दिया है वो है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड. टू बी वेरी स्पेसिफिक, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज प्रोप्राइटर्स फंड्स प्लस बोरोड फंड्स. प्रोप्राइटर्स फंड्स मैंने आपको पहले बता दिया था क्या था, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस प्रेफरेंशियल कैपिटल. उसमें बोरोड फंड्स भी जोड़ दो तो तीनों का इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा और तीनों के लिए कमाया गया है ईबीआईटी. अब इसके अंदर एक ट्विस्ट ऐसा है कि अगर उन्होंने क्वेश्चन में आरओसीई पोस्ट टैक्स पूछा तो कुछ नहीं, ईबीआईटी के आगे 1 - t लगा देना, बिकॉज दैट विल मेक इट पोस्ट टैक्स. और लास्ट है रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, या उसको रिटर्न ऑन एसेट्स भी कहते हैं. रिटर्न ऑन एसेट्स के अंदर सबसे सिंपल फॉर्मूला है रिटर्न ऑन एसेट्स. सिंपल, डिनोमिनेटर में आएगा टोटल एसेट्स, न्यूमरेटर में आपका रिटर्न जो प्रॉफिट है एनपैट अपॉन एसेट्स इंटू 100. ये वाला जो फॉर्मूला है वो ऐसा किसी के लिए ऐसा नहीं है, वो जनरल फॉर्मूला है कि हमने इतने का एसेट्स खरीदे थे तो उसके सामने कितना प्रॉफिट कमाया, सिंपल. और इस पर मैंने एक नोट लिखा है कि एनपैट के जगह पे आईसीएआई बोलता है ईबीआईटी 1 - t भी अलाउड है. एवरीवन क्लियर? सो दीज आर द रेशियोज. नाउ इसमें एक चीज़ है, अगर एग्जामिनेशन में पूछा आरओआई, नाउ आरओआई डू यू रियलाइज इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तो ये भी आरओआई है, ये भी आरओआई है, ये भी आरओआई है. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कोई स्पेसिफिक रिटर्न नहीं है. एनी ऑफ द फर्स्ट 3 कुड बी कंसिडर्ड एज आरओआई. एग्जाम में गिव प्रायोरिटी टू आरओसीई. आरओसी नहीं बनता है तो आरओई, ठीक है, ये दोनों में से एक तो बन ही जाएगा आरओआई. एवरीवन क्लियर? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तो ये हो गए आपके रिटर्न रेशियोज. अभी इसमें एक चीज़ बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना, मैं लॉजिक में नहीं जा रहा हूँ अभी, इतना याद रखना, रिटर्न रेशियोज जब भी आएगा ना, डिनोमिनेटर के अंदर एवरेज लेना है. एवरेज, एवरेज रिफर्स टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2. तो ओपनिंग शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस क्लोजिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइड बाय 2. हाँ, अगर ओपनिंग का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो फिर आप इसको बिंदास क्लोजिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड जो बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन है वो लेके आगे जाओ. एवरीवन क्लियर? भूलना नहीं, ओपनिंग लेना है. कभी कभी एग्जाम में ऐसा आता है, कैलकुलेट द रेशियोज बेस्ड ऑन क्लोजिंग बैलेंस शीट फिगर्स, ऐसा एक लाइन लिख के आएगा. तो जब वो सामने से बोल रहे क्लोजिंग लो ले लो, तो कहने से वो ओपनिंग को इग्नोर करके क्लोजिंग पे ख़त्म करना है. लेकिन ऐसा इन्फॉर्मेशन अगर नहीं दिया है तो प्लीज़ एवरेजिंग करना. दूसरी बात, बैलेंस शीट रेशियोज में कोई एवरेजिंग नहीं करना है, सिर्फ ये रिटर्न रेशियोज के अंदर एवरेजिंग करना है, ठीक है. चलो, सो विद दैट वी फिनिश रिटर्न रेशियोज. इसके ऊपर एक अगर हम सम करें तो सम के लिए अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो क्वेश्चन 2 के अंदर ही हम वो सम कर सकते हैं. नाउ कैन यू सी, दे आर आस्किंग यू नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये हो गया था. नेक्स्ट वो पूछ रहे रिटर्न ऑन एसेट्स. ओके, सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट नंबर 2, रिटर्न ऑन एसेट्स. क्या फॉर्मूला सिखाया मैंने रिटर्न ऑन एसेट्स? वही रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स विल बी एनपैट अपॉन टोटल एसेट्स इंटू 100. नाउ इफ़ यू रिमेंबर, आपका जो वो कैलकुलेशन था क्वेश्चन 2 का, उसमें एनपैट है 64,000, तो मैं यहाँ डाल रहा हूँ 64,000. टोटल एसेट्स में मैं डाल रहा हूँ, आई होप यू रिमेंबर क्वेश्चन में दिया था टोटल एसेट्स 8 लाख रुपीज़, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8 लाख. 8 लाख के एसेट पे 64,000 का प्रॉफिट कमाया है. सो 64 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, 8% इज योर रिटर्न ऑन एसेट्स. ऑल्टरनेटिवली आप EBIT 1 - t अपॉन टोटल एसेट्स भी कर सकते हो, डजेंट मैटर. दोनों का आंसर ऑफ कोर्स अलग आएगा लेकिन मार्क्स आपको मिल जाएगा दोनों के लिए. ये था पॉइंट नंबर 2. और कोई रिटर्न रेशियो है क्या इसके अंदर? रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी. रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी का मतलब क्या होता है? ROE, वही. सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पॉइंट नंबर 4, रिटर्न
ऑन इक्विटी का फॉर्मूला मैंने दिया था NP फॉर ESH डिवाइडेड बाय ESHF इंटू 100. नाउ नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, आई होप यू रियलाइज अपने पास ऑलरेडी है 64,000, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 64,000. इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स कहाँ से मिलेगा? अगर आपको याद है, डिस्कस किया था हम लोग ने, 8 लाख का बैलेंस शीट का टोटल है, उसमें से 4 लाख अगर बोरोड फंड्स था, याद है 50%, तो बचा हुआ 4 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स है. ये हमने यहाँ पे ये ड्रॉ भी किया था, अगर आपको याद है, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स 4 लाख. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 64,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100 एंड दिस कम्स टू 16%. सो ये हो गए रिटर्न रेशियो. सो विद दैट वी कंप्लीट द थर्ड सेगमेंट ऑफ योर चैप्टर. फर्स्ट था बैलेंस शीट रेशियोज, दूसरा था P&L रेशियोज, तीसरा हो गया रिटर्न रेशियोज, और अब चौथा सेगमेंट जो है इसका नाम है टर्नओवर रेशियोज. ठीक है, टर्नओवर रेशियोज. टर्नओवर रेशियोज के बारे में भी मैंने एक टेबल बनाया है, वो टेबल मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. सो नाउ स्टूडेंट्स, आई हैव केप्ट इन फ्रंट ऑफ यू द टर्नओवर रेशियोज. ब्रॉडली अगर बात करूँ ना, इम्पॉर्टेंट वाले तो 3 है, उसमें भी मैं बोलूँ 2 है एक्चुअली, डेटर्स टर्नओवर और स्टॉक टर्नओवर. डेटर्स टर्नओवर बताता है कि हमने साल भर में डेटर से कितनी बार पैसा कलेक्ट किया. स्टॉक टर्नओवर बताता है हमने साल भर में कितनी बार माल बेचा. ओके, सेल्स. उसका फॉर्मूला है डेटर्स टर्नओवर का क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स. स्टॉक टर्नओवर का है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक. COGS पे मैंने स्टार मार्क करके लिखा है. अगर COGS का डेटा अवेलेबल नहीं है तो आप COGS की जगह पे सेल्स ले सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स जैसे डेटर्स टर्नओवर क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स है, वैसे क्रेडिटर्स टर्नओवर क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स है. और हाँ, डेटर्स विल इंक्लूड बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स विल इंक्लूड बिल्स पेएबल. डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या दिखाता है? हमने डेटर से कितनी बार पैसा कलेक्ट किया. तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो क्या बताएगा? हमने क्रेडिटर्स को कितनी बार पैसा दिया, पे किया. नाउ ये तीनों रेशियोज के अपने अपने एक वेलोसिटी रेशियोज भी है. सो डेटर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? 365 और 12 अपॉन डेटर्स टर्नओवर. तो अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि हमको डेटर्स टर्नओवर रेशियो आया है 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स का मतलब क्या हुआ? मतलब हमने डेटर से साल भर में 3 टाइम्स पैसा कलेक्ट किया है. ठीक है, 3 टाइम्स. तो वेलोसिटी क्या होएगा? 12 डिवाइडेड बाय 3 और आपको मिलेगा 4 मंथ्स. एवरीवन क्लियर? 12 डिवाइडेड बाय 3 इट विल बी 4 मंथ्स. इसका क्या मतलब होएगा? इसका मतलब है कि अगर साल भर में हमने 3 टाइम्स पैसा कलेक्ट किया है, मतलब ऑन एन एवरेज कलेक्शन पीरियड अपना 4 मंथ्स का है. समझ में आ रहा है? 4-4 महीने में हमने पैसा कलेक्ट किया है. सो डेटर्स वेलोसिटी जो है उसको एवरेज कलेक्शन पीरियड कहते हैं. क्रेडिटर्स वेलोसिटी को एवरेज पेमेंट पीरियड कहते हैं. स्टॉक वेलोसिटी का कोई नाम नहीं है और कोई नाम नहीं है. ठीक है. हाँ, अगर आपको मंथ्स में नहीं, आपको डेज में चाहिए तो आप 365 ले लो. कभी कभी क्वेश्चन में बोला जाता है टेक 1 ईयर एज 360 डेज, तो आप 360 ले लो. हाँ, आपको वीक्स में चाहिए तो आप 12 365 के जगह पे 52 ले सकते हैं. ठीक है. अच्छा, दूसरी बात आपको ये भी पता होना चाहिए, यहाँ पे व्हाट हैव आई डन हियर, डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स. तो डेटर्स टर्नओवर की जगह पे अगर मैंने क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स कर दिया तो ये वाला फॉर्मूला इस तरह दिखेगा. ठीक है ना? क्रेडिट सेल्स यहाँ आएगा और एवरेज डेटर जो नीचे है ना वो ऊपर जाएगा. सिंपल. एवरीवन अंडरस्टूड दीज 3 रेशियोज. इसके अलावा एग्जाम में और कोई भी रेशियो का सरनेम टर्नओवर हुआ तो शॉर्टकट है सेल्स न्यूमरेटर में और जो नाम है ना वो एवरेज मार्केट डिनोमिनेटर में. कुछ डिस्कस करने ऐसा है नहीं. फिक्स्ड एसेट टर्नओवर विल बी सेल्स अपॉन एवरेज फिक्स्ड एसेट. बॉटल टर्नओवर रेशियो विल बी सेल्स अपॉन एवरेज बॉटल. वैसा. एवरीवन क्लियर? एनी रेशियो यू पिकअप, ठीक है, डिनोमिनेटर में नाम को एवरेज डाल के, न्यूमरेटर में सेल्स. एक याद रखना, कैपिटल टर्नओवर रेशियो. कैपिटल टर्नओवर में वही है, लेकिन डिनोमिनेटर में ना सिर्फ कैपिटल नहीं है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है. मैंने ऊपर आपको दिया है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है. ये PDF भी मैं आपको इस यूट्यूब के लिंक में अटैच कर दूंगा. ठीक है. तो इसके कुछ एडिशनल नोट्स पे मैंने बनाए हुए हैं. टर्नओवर रेशियोज में भी रिटर्न रेशियोज जैसा
न्यूमरेटर P&L से आता है, डिनोमिनेटर बैलेंस शीट से आता है, डिनोमिनेटर में एवरेजिंग करना है, सेम रूल्स, विच मीन्स दो सेट ऑफ रेशियोज है जिसके डिनोमिनेटर में एवरेजिंग करना होता है, टर्नओवर रेशियोज एंड रिटर्न रेशियोज, ठीक है। वो भी ओपनिंग दिया तो, ओपनिंग नहीं दिया तो क्लोजिंग पे ही खत्म करना। ऑल टर्नओवर रेशियोज आर टू बी एक्सप्रेस्ड एज टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसा। एंड वेलोसिटी रेशियोज ऑफ कोर्स डेज या तो मंथ्स या तो वीक्स पे रहेगा, ठीक है। सो दीज आर योर टर्नओवर रेशियोज एंड वेलोसिटी रेशियोज। इसके ऊपर अगर हमें सम्स करना है तो हमारा क्वेश्चन 1 के अंदर अगर आपको याद होगा स्टॉक टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर ये सब पूछा था। वी विल फिनिश दिस ऑफ नाउ। सो स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट नंबर ई, स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला क्या लूँ, COGS, यस, अपॉन एवरेज स्टॉक। तो अगर आप ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो आपको मिलेगा सेल्स 20 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट उसमें 25% है। सो डू यू रियलाइज 20 लाख में से मैं अगर 25% सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे मिलता है COGS, करेक्ट ना, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज COGS। एवरेज स्टॉक कहाँ से मिलेगा, नाउ ये जो 3,80,000 का स्टॉक दिया है वो डू यू रियलाइज क्लोजिंग स्टॉक है, और यहाँ पे देखो 1 अप्रैल का उन्होंने स्टॉक दिया है 1,20,000, सो द एवरेज स्टॉक विल बी 1,20,000 ओपनिंग, 3,80,000 क्लोजिंग, द होल डिवाइडेड बाय 2. So this is 20 lakh minus 25% and this will be 15 lakhs. The whole divided by 1,20,000 plus 3,80,000 divided by 2, और ये नीचे आ जाएगा 2,50,000. So this is 15 lakhs divided by 2,50,000 and this comes to 6 times. ठीक है, स्टॉक टर्नओवर आपको आ गया 6 टाइम्स। ऑल क्लियर टिलियर। उसके बाद उन्होंने पॉइंट नंबर F में आपसे पूछा है डेटर्स टर्नओवर एंड कलेक्शन, दोनों पूछा है। तो पहले करते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो। उसका फॉर्मूला अगर आपको याद है, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। ओके, नाउ क्रेडिट सेल्स एज यू नो इज ₹20 lakhs। एवरेज डेटर्स के लिए बैलेंस शीट में जाऊं, 360 का कहना से क्लोजिंग डेटर्स है और 40,000 का ओपनिंग डेटर्स है। तो मैं यहाँ करता हूँ ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, द होल डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज 20 lakhs और नीचे आ जाएगा 4 lakh डिवाइड बाय 2 विच इज 2 lakhs एंड दिस विल कम टू 10 टाइम्स। एक बार डेटर्स टर्नओवर मिल गया, उसके बाद कलेक्शन पीरियड में हम लोग करते हैं 365 डिवाइडेड बाय द डेटर्स टर्नओवर रेशियो। हम लोग डेज में करते हैं, मंथ्स में भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज 365 डिवाइडेड बाय 10 एंड दैट विल कम टू 36.5 days, दैट इज 37 days अप्रॉक्स। एवरीवन क्लियर? उसको राउंड ऑफ कर देते 37 days। डन। सो विद दैट वी फिनिश द डिस्कशन टू टर्नओवर रेशियोज। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो था ना आपका, क्वेश्चन 2, उसमें भी एक टर्नओवर पूछा था उन्होंने, एसेट टर्नओवर, वो भी खत्म करते हैं। क्वेश्चन 2 के अंदर पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन 2 पॉइंट नंबर 3, दे हैड आस्क्ड यू एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्या रहेगा, सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। याद है ना, डेटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर और स्टॉक टर्नओवर को छोड़ के और कोई भी रेशियो का सरनेम टर्नओवर रहेगा। न्यूमरेटर में सेल्स, डिनोमिनेटर में नाम। एवरेजिंग, एवरेज करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, बट बिकॉज इस क्वेश्चन में ओपनिंग डेटा नहीं दिया है एसेट्स का, इसके लिए मैं क्लोजिंग पे खत्म कर रहा हूँ। सेल्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 उसके P&L में था, सेल्स इफ यू रिमेंबर इज 7,20,000। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7,20,000 एंड इस क्वेश्चन में ही दिया हुआ है टोटल एसेट्स आपके थे 8 lakhs। So 720 divided by 8 lakhs, 0.9 times, 0.9 is to 1 नहीं लिखना, 0.9 times turnover ratios are to be expressed as times. That becomes your asset turnover ratio. Done. So with that students, we finish this set of ratios called as turnover ratios. Now I'll take you to the next set, that is the 5th set. First set क्या था,
बैलेंस शीट रेशियोज, दूसरा था P&L रेशियोज, तीसरा था रिटर्न रेशियोज और चौथा था टर्नओवर रेशियोज। टर्नओवर के साथ वेलोसिटी भी ख़त्म कर दिया। और अब पांचवा सेट है, उसका नाम है, मैंने नाम ऐसे दिया हुआ है मार्केट रेशियोज। ठीक है, देयर आर सम सेट ऑफ 7-8 रेशियोज जो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, मार्केट रेशियोज। एक बार ये हो गया ना, उसके बाद एक और छोटा सा सेट है कॉल्ड एज कवरेज रेशियोज। देन रेशियोज आर डन। उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस आपको मिसिंग फिगर्स का आपको एक सीखने का है, उसके बाद चैप्टर तो वैसे हो गया। ठीक है, तो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड मार्केट रेशियोज। ओके स्टूडेंट्स, तो मार्केट रेशियोज ये समझाने के लिए मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है, यहाँ पे देख लेना। लेफ्ट साइड पे आपको एक वर्टिकल P&L दिख रहा है, सेल्स से लेके EPS। राइट साइड में आपको कैपिटल स्ट्रक्चर दिख रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 lakhs, रिजर्व्स एंड सरप्लस 40 lakhs, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 lakh, 10% बोरोड फंड्स 10 lakh, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 70 lakhs। और अगर आपको ये टर्म्स याद है, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स विल बी ESC प्लस रिजर्व्स, उसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जोड़ देंगे तो कहना इसे वो हो जाएगा प्रोप्राइटर्स फंड्स, और उसमें बोरोड फंड्स जोड़ देंगे तो हो जाएगा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब एक एक करके रेशियो शुरू करते हैं। मार्केट रेशियोज, पहला रेशियो है EPS, अर्निंग्स पर शेयर। आई थिंक उसके लिए तुमको कुछ फॉर्मूला का ऐसा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज EPS का सबसे सिंपल कैलकुलेशन फॉर्मूला है NPAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। वो तो हमारे वर्टिकल P&L में आ जाता है ना, NPAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये हो गया EPS। दूसरा फॉर्मूला है DPS, डिविडेंड पर शेयर। तो उसके लिए मैंने ना एक एग्जांपल दिया है, लेट से द कंपनी अनाउंसेस 9% डिविडेंड, ऐसा क्वेश्चन में आया। कंपनी अनाउंसेस 9% इक्विटी डिविडेंड, तो 9% किसका लगाओगे? ऑफ कोर्स शेयर कैपिटल का, करेक्ट। तो 10 लाख का 9% कहना इसे 90,000 रुपीज़ का डिविडेंड कंपनी बांट रही है। तो डिविडेंड बांट रही है 90,000, तो डिविडेंड पर शेयर कितना होएगा? 90,000 डिवाइडेड बाय 10,000 शेयर्स, 9 रुपीज़, करेक्ट। सो कंपनी अनाउंसेस 9% डिविडेंड, तो डिविडेंड्स विल बी 10 लाख इंटू 9%, दैट इज़ 90,000, और वो 90,000 को मैं डिवाइड बाय 10,000 शेयर्स करता हूँ तो मुझे डिविडेंड पर शेयर मिलता है। मैंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि डिविडेंड पर शेयर निकालने का एक और तरीका ऐसा है, वो 9% को सीधा पर शेयर के फेस वैल्यू पे लगा दो ना। हम यहाँ पे टोटल पे लगा के डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर रहे हैं, इससे अच्छा 9% डायरेक्ट इस पे लगाओ, डायरेक्ट 9 रुपीज़ मिल जाएगा आपको डिविडेंड पर शेयर। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। एक हो गया EPS, दूसरा हो गया DPS, तीसरा है डिविडेंड पे आउट रेशो। डिविडेंड पे आउट रेशो मतलब आपको पता होगा कि डिविडेंड्स जो आप दे रहे हो, तो डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, तो प्रॉफिट्स में से डिविडेंड भर रहे, तो कितना परसेंट ऑफ प्रॉफिट आप डिविडेंड दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड पे आउट रेशियो। फॉर्मूला रहेगा डिविडेंड अपॉन नेट प्रॉफिट इंटू 100, 90,000 अपॉन 1,80,000 इंटू 100, दैट इज डिविडेंड पे आउट रेशियो 50%। डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालने का एक और फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है, डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग्स पर शेयर इंटू 100, करेक्ट। पहला फॉर्मूला क्या बताया मैंने, टोटल डिविडेंड्स 90,000 अपॉन टोटल नेट प्रॉफिट इंटू 100, या तो आप पर शेयर पे भी करो, रेशियो तो वही रहेगा 50%। ये हो गया डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो से इमीडिएटली बात समझ में आता है रिटेंशन रेशियो, कि अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% है तो रिटेंशन रेशियो भी 50% ही होएगा। डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 60% है तो रिटेंशन रेशियो 40% होगा, एंड सो ऑन। तो उनके ये फॉर्मूलाज है, डिविडेंड पे आउट रेशियो विल बी डिविडेंड अपॉन नेट प्रॉफिट इंटू 100, और डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग्स पर शेयर इंटू 100। रिटेंशन रेशियो, डू यू रियलाइज, विल बी the other part, right? 1 minus dividend payout ratio 50%. अब जाते हैं टू द नेक्स्ट रेशियो, बट वो रेशियो समझने के पहले यू शुड नो दैट हर शेयर की 3 वैल्यू रहती है, 3 वैल्यूज। एक शेयर की वैल्यू रहती है फेस वैल्यू, जो यहाँ दिखता है। दूसरा रहता है बुक वैल्यू। ना बुक वैल्यू मतलब क्या, देखो, फेस वैल्यू इज शेयर कैपिटल अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स विल गिव यू फेस वैल्यू। बुक वैल्यू क्या रहेगा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे 50 लाख डिवाइड बाय 10,000, बुक वैल्यू पर शेयर आएगी 500। एवरीवन क्लियर? तो ये हो गया फेस वैल्यू, ये हो गया बुक वैल्यू, और तीसरा रहता है मार्केट प्राइस।
मार्केट प्राइस ऑफ कोर्स वो आपके बैलेंस शीट पे नहीं दिखेगा, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर डिमांड सप्लाई स्टॉक मार्केट में मालूम पड़ता है, ठीक है। तो वो मैंने लिख के रखा है, एवरी शेयर हैज़ 3 वैल्यूज़, वन इज़ फेस वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, एंड द लास्ट वन इज़ market price per share. Market price per share of course depends on demand and supply. Okay, it depends on demand and supply function in the stock market. All done. और वो मैंने randomly लिख दिया है अभी 900 रुपीज़. Now do you understand that अगर आपको कोई शेयर खरीदना है तो ये भाव पे नहीं खरीद सकते, आपको मार्केट प्राइस पर शेयर के भाव पे ही खरीदना पड़ेगा. मार्केट प्राइस इज द प्राइस दैट यू हैव टू पे फॉर परचेजिंग द शेयर टुडे, ठीक है. MPS इज व्हाट यू हैव टू पे फॉर परचेजिंग द शेयर टुडे. डन. सो ये हो गए 3 भाव. अब आपको मैं 2 रेशियो फटाफट सिखा देता हूँ. वन इज कॉल्ड एज डिविडेंड यील्ड रेशियो, वन इज कॉल्ड एज अर्निंग्स यील्ड रेशियो. नाउ अगर मार्केट प्राइस पर शेयर 900 रुपया है तो डू यू रियलाइज आपको शेयर खरीदने के लिए 900 रुपये भरना पड़ेगा. सामने आपको 9 रुपये का डिविडेंड मिलता है. कैन आई से योर डिविडेंड यील्ड इज 1%. इसको कहते हैं डिविडेंड यील्ड रेशियो, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100. और एक और रेशियो आता है, वो डिविडेंड यील्ड नहीं होता है, वो अर्निंग्स यील्ड होता है. वो बोलता है भाई साहब मैंने 900 रुपया भरा, मुझे भले 9 रुपये का डिविडेंड मिला लेकिन एक्चुअली मेरे नाम पे अर्निंग्स पड़ा है 18 रुपये का. 18 में से मेरे को 9 रुपीज़ दिया, बट द अर्निंग्स एट द कंपनी अर्नड फॉर मी इज 18. तो देन वो ऐसा यील्ड देखता है. ये रेशियो हो गया 2%. दिस बिकम्स अर्निंग्स यील्ड रेशियो. सो यील्ड का मतलब होता है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट आपका 900 रुपये है, रिटर्न अगर डिविडेंड यील्ड देख रहे हो तो डिविडेंड को अपना रिटर्न माने, अगर अर्निंग्स यील्ड देख रहे हो तो अर्निंग्स को अपना रिटर्न माने. ठीक है, ये हो गया आपके डिविडेंड यील्ड रेशियो एंड अर्निंग्स यील्ड रेशियो. ठीक है, और जो लास्ट रेशियो है बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअली, लेकिन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा सिंपल है. पीई रेशियो. पीई रेशियो का फुल फॉर्म क्या है? प्राइस अर्निंग्स रेशियो. तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? प्राइस अपॉन अर्निंग्स, मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग्स. 900 डिवाइडेड बाई 18, 50 टाइम्स. दिस इज द पीई रेशियो. ठीक है, तो विद दैट वी फिनिश द 7 मार्केट रेशियोज. अब मार्केट रेशियोज हो गए, ये थे आपके पॉइंट नंबर 5, करेक्ट. तो वैसा अभी मैं लेके जाता हूँ आपको टू पॉइंट नंबर 6. 6th सेट जो है उसका नाम है कवरेज रेशियोज. ठीक है, नाउ बिफोर आई गो टू कवरेज रेशियोज, एक चीज़ मेरे नोट्स में आप नोट कर सकते हैं कि मैंने ना मार्केट रेशियोज के टाइम पे ये लिख के दिया है, EPS को एज रुपीज़ एक्सप्रेस करना है, DPS को एज रुपीज़ एक्सप्रेस करना है, पे आउट एंड रिटेंशन रेशियो ये परसेंटेजेस हो गए, यील्ड के दोनों रेशियो भी परसेंटेजेस ही है. ठीक है, मैंने यहाँ लिख के दिया आपको परसेंटेज. पी रेशियो जो है ना वो टाइम्स है. ठीक है, 50 टाइम्स एंड सो ऑन. हर एक का अपना अपना है, प्लीज़ नोट करना. कवरेज रेशियो 3 कवरेज रेशियो है, तीनों को एक्सप्रेस करना है एज टाइम्स. ठीक है, नाउ व्हाट आर कवरेज रेशियो? पहला कवरेज रेशियो आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है EBIT अपॉन interest. If I put numbers here, EBIT upon interest, can you see EBIT upon interest 5 lakh divided by 1 lakh. तो मैं यहाँ लिखता हूँ 5 lakh divide by 1 lakh and you will get answer as 5 times. अभी ये इसका क्या मतलब होता है? 5 टाइम्स का मतलब ये बता रहा है कि 1 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट है ना वो भरने के लिए मेरे पास कितना टाइम्स का पैसा पड़ा हुआ है, कवरेज कितना है मेरा. नाउ वन थिंग यू शुड नो, व्हाई डिड आई टेक EBIT डिवाइड बाय इंटरेस्ट? डिनोमिनेटर में तो वही आएगा जो मुझे भरना है, न्यूमरेटर में मैंने EBIT क्यों लिया? बिकॉज इट इज़ EBIT ना, जिसमें से हम इंटरेस्ट भर रहे हैं, राइट. EBIT 5 लाख, उसी में से 1 लाख का इंटरेस्ट भर रहे, तो हम कहेंगे इंटरेस्ट भरने के लिए 5 गुना पैसा पड़ा है मेरे पास. वैसे ही दूसरा रेशियो आता है प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो. ये 1 लाख रुपए का प्रेफरेंस डिविडेंड भरने के लिए आपके पास कितना रुपया है? एंड आई होप यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड. इट विल बी NPAT अपॉन PD, क्योंकि वो NPAT में से हम भर रहे हैं, करेक्ट नो. अभी यहाँ पे EBIT नहीं आएगा, यहाँ पे NPAT आएगा, NPAT अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड. सो मैं यहाँ लिखता हूँ दूसरा है प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो और उसका फॉर्मूला है NPAT डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड.
and that will be 2,80,000 divided by 1 lakh and that will come to 2.8 times. वैसा एक तीसरा भी है, उसका नाम है इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो एंड आई एम प्रिटी श्योर यू विल बी एबल टू क्रिएट द फॉर्मूला. डिनोमिनेटर में आएगा इक्विटी डिविडेंड, न्यूमरेटर में वो प्रॉफिट आएगा जिसमें से आप इक्विटी डिविडेंड भर रहे हो, दैट इज नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो अगर आपने ऊपर नोट्स देखा रहेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स का नेट प्रॉफिट हमको मिला है 1,80,000. तो यहाँ पे भी दिख जाएगा आपको, एनपैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इज नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. एंड इफ यू रिमेंबर 90,000 रुपीज़ का आपका इक्विटी डिविडेंड था, दैट वाज, आई होप यू रिमेंबर, 90,000 रुपीज़ का आपका इक्विटी डिविडेंड था, करेक्ट, ये वाला. सो ये इक्विटी डिविडेंड कहने से भरने के लिए हमारे पास 1,80,000 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट पड़ा हुआ है. सो कहने से द इक्विटी डिविडेंड कवरेज विल कम टू 2 times, राइट. So with that students, we finished the discussion to all the coverage ratios and broadly speaking all important ratios are all done. इसके अलावा छोटे मोटे रेशियोज है बट वो ज़्यादा एग्जाम में आते नहीं है, ये आपके मेन है, ठीक है. तो हमने कितने रेशियोज डिस्कस कर लिए? बैलेंस शीट रेशियोज थे, बैलेंस शीट रेशियोज में 7 थे, फिर P&L रेशियोज में भी 7 थे, रिटर्न रेशियोज में अराउंड 5 था, देन टर्नओवर रेशियोज के अंदर there were 4 or maybe I will put it like this, there were 3 main turnover ratios, उसके 3 velocities थे और 4 general turnover ratios दिखाए. फिर मैंने यहाँ पे as far as market ratios are concerned उसमें 7 थे and coverage ratios में 3 थे. So total मिला के अगर आप देखो तो 7 + 7 + 5 + 3 + 3 + 4 + 7 + 3 एक अराउंड 39 to 40 रेशियोज़ के आसपास अपना डिस्कस हो गया है और एक वर्टिकल P&L का फॉर्मेट है. नाउ ये सारे रेशियोज़ हो गए. अब इसके अलावा और क्या आता है एग्जाम में? ये चैप्टर से आते हैं समथिंग कॉल्ड एज मिसिंग फिगर्स, जो भी हम डिस्कस करेंगे, विच आई विल टेक इट एज सेक्शन नंबर 7, लास्ट सेक्शन इस चैप्टर का, और उसको मैं नाम देता हूँ मिसिंग फिगर्स. नाउ मिसिंग फिगर्स में क्या होगा? मिसिंग फिगर्स में दे विल गिव यू अ हाफ मेड बैलेंस शीट और अ हाफ मेड P&L एंड फ्यू रेशियोज. नाउ आपको वो हाफ मेड बैलेंस शीट का डेटा और वो रेशियोज को यूज़ करके बैलेंस शीट को फिनिश करना है, कंप्लीट करना है, मिसिंग फिगर्स ढूंढना है, बैलेंस शीट हो या P&L, वो आपको ढूंढना है, ठीक है, और कुछ नहीं मिसिंग फिगर्स में. लेकिन मिसिंग फिगर्स कहने से आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे जब तक आपको रेशियोज के फॉर्मूलाज नहीं आते. जैसे फॉर एग्जांपल एकदम सिंपल बताऊं, करंट एसेट दिया है 4 लाख, करंट रेशियो दिया है 2:1, तो आपको मालूम पड़ेगा अरे करंट एसेट्स 4 लाख है, करंट रेशियो 2 है, तो करंट लाइबिलिटीज हो गया 2 lakhs, करेक्ट, बिकॉज CA/CL इज करंट रेशियो. आपके पास करंट रेशियो है, आपके पास CA है, आपको CL मिल जाएगा. लेकिन ये ढूंढने के लिए यू नीड टू हैव ग्रिप ओवर द फॉर्मूलाज, ठीक है. एक बार आपको फॉर्मूलाज आ गया, उसके बाद मेरे साइड से कुछ सिखाने जैसा है नहीं यहाँ पे मिसिंग फिगर्स में, एक सम करा दूंगा आपको. हाँ, एक चीज़ आप बस याद रखना कि कभी कभी मिसिंग फिगर्स में आप एग्जामिनेशन में अटक सकते हो कि अभी क्या करूँ एक्सेट्रा. तो बोरोड फंड्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स, ये आइटम्स को जनरली ICAI 0 अज्यूम करता है. तो अगर ये सारे आइटम्स आपके 0 है, बोरोड फंड्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, लॉसेस, तो कई बार इसको 0 अज्यूम करके भी रास्ता निकल जाता है, आपका बैलेंस शीट बन जाएगा. सर हमने 0 अज्यूम कर दिया, हाँ एक मिनट, ये 0 अज्यूम करने के लिए याद रखना ऐसा कोई डेटा कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए आपका ये 0 अज्यूम करने से. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में डेट इक्विटी रेशियो दिया हुआ है 3:1, डेट इक्विटी रेशियो दिया है 3:1 और आप लिख रहे हो बोरोड फंड 0, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, तो आप पूरा रॉन्ग कर रहे हो. डेटा नहीं है ना, तो आप इसको फिर बिंदा 0 अज्यूम करो. डेटा अगर है तो संभाल के. दूसरा, आई विल गिव यू वन इक्वेशन, प्रोप्राइटर्स फंड्स प्लस बोरोड फंड्स, ये हो गया लाइबिलिटी साइड, इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, दैट इज वर्किंग कैपिटल. ये इक्वेशन आपको बहुत बार हेल्प होगा जब भी ऐसा आप एग्ज़ाम में
मिसिंग फिगर्स करते टाइम किधर अटक जाओ तो ये इक्वेशन यूज़ करके देखो, कहीं ना कहीं से रास्ता निकल जाएगा। 4 में से 3 आइटम दिए रहते हैं या 4 में से 2 आइटम दिए रहते हैं, एक को ज़ीरो अज्यूम करना है, ऐसा करके भी आपका वो पूरा का पूरा कैलकुलेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये था मिसिंग फिगर्स। Okay, so now we will do one question on missing figures and then we will be done with this chapter. Question number 3. Let's read. क्या बोलते हैं? Ganpati Limited has furnished the following ratios and information relating to the year ended 31st March 2020. So all this information is given and then they are asking you calculate the operating expenses. Operating expenses कहाँ सुना है हमने? वर्टिकल पीएनएल। ठीक है, तो हम लोग एक वर्टिकल पीएनएल बना के रखते हैं एंड देखते हैं हाउ वी विल बी एबल टू कैलकुलेट इट। सो आई एम राइटिंग क्वेश्चन 3 पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर ए, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पर्टिकुलर्स, कैलकुलेशन एंड अमाउंट। ओके, इन पर्टिकुलर्स वी विल स्टार्ट विथ सेल्स minus COGS will give gross profit minus operating expenses will give EBIT, that is net operating profit, minus interest will give EBT, minus tax will give NPAT। चलो देखते क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सेल्स 60 लाख। ओके, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेल्स 60 lakh. In fact, what I will do is I'll just take this whole data and I'll just यहाँ से इसको लेते हैं and we will paste it here and यहाँ से we will start discussing. Let's start. सेल्स हो गया। ओके, रिटर्न ऑन नेट वर्थ। रिटर्न ऑन नेट वर्थ अभी मेरे कुछ काम का नहीं है। रेट ऑफ इनकम टैक्स 50%। ठीक है, मैं यहाँ डाल देता हूँ 50%। शेयर कैपिटल टू रिजर्व्स मेरे काम का नहीं है। करंट रेशो मेरे काम का नहीं है। नेट प्रॉफिट टू सेल 6.25%। इसका मतलब सेल्स का 6.25%, 60 लाख इंटू 6.25%, 3,75,000 is net profit after tax. And I am pretty sure you understand we can cross multiply here. हम बोल सकते हैं अगर EBT 100 है, टैक्स 50 है, बिकॉज टैक्स इज 50%, तो कहना है NPAT भी 50 हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3,75,000 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, you will get 7,50,000 as EBT and 3,75,000 as tax. उसके आगे इन्वेंट्री टर्नओवर मेरे काम का नहीं है। COGS 18 लाख, तो डू यू रियलाइज 18 लाख यहाँ आएगा, दिस विल बिकम 42 लाख। उसके बाद इंटरेस्ट दिया है 60,000, सो इफ इंटरेस्ट इज 60,000 तो कहना है 7,50,000 प्लस 60,000, ये हो गया 8,10,000। एंड देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज अ बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा 42 लाख माइनस, करेक्ट, माइनस 8,10,000, तो ये आपका आंसर बन जाता है 33,90,000। दिस वॉज वॉट दे हैड आस्क्ड यू इन पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर ए। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट थिंग दैट दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट एंड फाइंड is the balance sheet. Now for balance sheet they have given to you a format, so what I will do is I'll just take this format here and I'll write here point number B and I'll put the format here. Okay, चलो अभी इसमें नंबर्स डालने का चालू करते हैं। बाय द वे ये करंट एसेट्स एक हेडिंग जैसा है जिसके अंदर 3 करंट एसेट्स है। ठीक है, सो लेट्स टेक द डेटा अगेन। मैं ये डेटा फिर से लेता हूँ यहाँ से, देखते हैं अभी क्या मिलता है इसमें से बैलेंस शीट के लिए। सो आई विल पेस्ट इट हियर। सो सबसे पहले तो सेल्स, ये मेरे काम का नहीं हो गया। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 25%। नाउ कैन आई से रिटर्न ऑन नेटवर्थ विल बी नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, रिटर्न ऑन इक्विटी सेम ही है, आई होप यू रिमेंबर, ROE RONW सेम है। Net profit for equity shareholders upon equity shareholders funds into 100. Return on net worth आपको दिया हुआ है 25%,
नेट प्रॉफिट आपको ऑलरेडी आ चुका है 3,75,000. देर इज़ नो प्रेफरेंस डिविडेंड एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स आई गेस इससे आपको मिल जाएगा. सो आई विल से देयरफॉर ESHF is equal to 3,75,000 divided by 25 into 100 and that comes to rupees 15 lakhs. 15 लाख का ESHF है. अभी ये जो ESHF है, आई होप यू रियलाइज ये दोनों को मिला के 15 लाख है. शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स मिला के 15 लाख है. टैक्स रेट मेरे काम का नहीं है. अभी शेयर कैपिटल टू रिजर्व्स 7:3. नाउ आई होप यू रियलाइज ये 15 लाख जो है वो शेयर कैपिटल और रिजर्व्स में हम अभी ब्रेकअप कर सकते हैं इन द रेशियो ऑफ 7:3. सो आई विल से शेयर कैपिटल टू रिजर्व्स इज 7:3. Therefore, share capital will be 15 lakh into 7 by 10, that is 10,50,000, and reserves will be 15 lakh into 3 by 10, that is 4,50,000. So ये 1050 and 450 का information मिल गया मेरे को, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 10,50,000 and 4,50,000. All done. उसके बाद करंट रेशो दिया है 2. CA अपॉन CL इज 2, लेकिन मेरे पास एज ऑफ नाउ ना CA है ना CL है, तो वी विल कीप इट ऑन होल्ड. बाय द वे रिटर्न ऑन नेटवर्थ अपना यूज हो चुका है, दिस इज डन. नेट प्रॉफिट टू सेल्स यूज हो चुका है. इन्वेंट्री टर्नओवर, नाउ इन्वेंट्री टर्नओवर बेस्ड ऑन COGS. इन्वेंट्री टर्नओवर मतलब स्टॉक टर्नओवर 12. सो कैन आई से स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला याद है, COGS अपॉन एवरेज स्टॉक. मैं यहाँ पे सिर्फ स्टॉक लिख रहा हूँ बिकॉज ओपनिंग स्टॉक का इन्फॉर्मेशन नहीं है. स्टॉक टर्नओवर तुमको दिया है 12. COGS आपको तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, COGS 18 लाख रुपीज. सो दिस विल बी 18 लाख डिवाइडेड बाय स्टॉक, एंड विद दैट वी विल बी एबल टू फाइंड द स्टॉक एज 18 लाख डिवाइडेड बाय 12, एंड दैट कम्स टू 1,50,000 का स्टॉक, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अभी 1,50,000. ऑल क्लियर. विद दैट वी गेट स्टॉक. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन COGS हो गया. इंटरेस्ट भी हमने यूज़ कर ही दिया था, लेकिन इंटरेस्ट से एक चीज़ इंटरेस्टिंग मालूम पड़ता है. इंटरेस्ट दिया है 60,000, इंटरेस्ट रेट दिया है 15%. डू यू रियलाइज 60,000 अगर इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट का रेट 15% है, तो उसे इजीली डिबेंचर की वैल्यू मिल जाएगी एज रुपीज़ 4 लाख. एवरीवन क्लियर. नेक्स्ट उन्होंने रिसीवेबल्स दे दिया है एज 2 लाख एंड पेबल्स भी दे दिया एज रुपीज़ 2 लाख. एंड विद दैट स्टूडेंट्स आई गेस अपना लाइबिलिटी साइड रेडी हो गया. सो दिस विल बी 10,50,000 प्लस 4,50,000 प्लस 4 लाख प्लस 2 लाख, एंड दिस इज 21 लाख का टोटल ऑन द लाइबिलिटी साइड, 21 लाख का टोटल ऑन द एसेट साइड. नाउ इफ यू रिमेंबर, एक ही तो इन्फॉर्मेशन है जो यूज़ करना बाकी है, दैट इज़ करंट रेशियो. करंट रेशियो 2 है. आई होप यू रियलाइज करंट लाइबिलिटीज 2 लाख है, उससे करंट एसेट्स मिल जाएगा. करंट रेशियो इज 2, सो आई विल राइट हियर करंट रेशियो. फॉर्मूला इज CA बाय CL. ये 2 है और ये 2 लाख है, तो उससे हमको CA मिल जाएगा एज रुपीज़ 4 लाख. इस 4 लाख के करंट एसेट्स के अंदर 3 आइटम है. स्टॉक है, रिसीवेबल्स है, एंड क्या दिया है तीसरा वाला, कैश दिया है. सो दिस विल बी कैश. स्टॉक हमको मिला था एज 1,50,000. रिसीवेबल्स क्वेश्चन में दिया था 2 लाख. कैश मिल जाएगा एज बैलेंसिंग फिगर, दैट इज़ 50,000. तो मैं यहाँ लिखता हूँ 50. टोटल करंट एसेट्स ऑफकोर्स है ही 4 लाख. 21 लाख में से 4 लाख अगर करंट एसेट्स है, तो एज बैलेंसिंग फिगर 17 लाख रुपीज़ बिकम्स फिक्स्ड एसेट्स. ऑल क्लियर. सो इस तरह मिसिंग फिगर्स, प्लीज़ नो मिसिंग फिगर के होता है उतने क्वेश्चन सॉल्व करना, हर एक स्टोरी अलग रहती है. कंसेप्चुअली ज़्यादा कुछ है नहीं मिसिंग फिगर में, बट जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको हेल्प होगा. मिसिंग फिगर्स के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, मॉड्यूल में भी मिसिंग फिगर के क्वेश्चंस ज़्यादा है, तो उसको प्लीज़ प्रैक्टिस करना. सो आई गेस विद दैट वी फिनिश द रिविजन टू द चैप्टर ऑफ रेशियो एनालिसिस. आई होप आपको समझ में आया. अगले वीडियो में विल गो टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज लेवरेजेस. थैंक यू वेरी मच.